नमस्कार साथियों, हमारा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर एसी थ्योरी लेसन कंप्लीट हो चुका है, जिसकी हमने 10 क्लास लगाई थी। उसके बाद आज हम नया लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है पॉलीफेज सिस्टम। हिंदी में हम बोल सकते हैं बहुकला प्रणाली। देखो दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं बेसिक जानकारी बताऊं तो पॉलीफेज सिस्टम में सबसे पहला वर्ड आता है पॉली। पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। फेज का मतलब हम ऐसी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि फेज क्या सिस्टम होता है। फेज का अर्थ होता है कि कोई धारा या वोल्टेज, ऐसी एक धारा या एक ऐसी कोई वोल्टेज जो समय के साथ अपना मान बदल रही है, वह फेज कहलाता है। ऐसी धारा या ऐसी कोई वोल्टेज जो समय के साथ साथ अपना मान बदल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? फेज। कला अर्थात वो कला में है, मतलब उसका मान समय के साथ साथ बदल रहा है, वह होता है फेज। तो पॉलीफेज का मतलब बना एक से ज्यादा फेज हो, जहां पे उस प्रकार का सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, उनमें क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, उन सारी बातों के बारे में हम इस लेसन के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात हम अगर पढ़ें इस लेसन के अंदर पॉलीफेज के अंदर, तो पहली बात यदि हम सिंगल फेज की बात करें, दोस्तों अपने भारत के अंदर अधिकतर सिंगल फेज सिस्टम या 3 फेज सिस्टम का ही उपयोग होता है। 2 फेज सिस्टम का कुछ एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं उपयोग होता है, ज्यादातर 2 फेज का उपयोग भी नहीं होता। 4 फेज, 5 फेज, 6 फेज का उपयोग अपने भारत में कहीं नहीं होता। अब सिंगल फेज क्या है, 2 फेज क्या है, 3 फेज क्या है, सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज में क्या क्या अंतर होता है, क्या सिंगल फेज अच्छा है या 3 फेज अच्छा है। अच्छा का मतलब हम पावर से ले रहे हैं कि पावर किसमें ज्यादा है, किसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, किसमें वोल्टेज ज्यादा है, वो सारा कुछ हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यदि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हम पढ़ते हैं सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम सिंगल फेज को दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, एक फेज। सिंगल फेज को हम ऐसा लिखते हैं, एक फेज। ये फाई फ्लक्स के लिए भी यूज में आता है और फेज के लिए भी यूज में आता है। तो दोस्तों सिंगल फेज का क्या मतलब बनता है? देखो नाम से सीधा स्पष्ट है, सिंगल फेज का मतलब बना एक। सिंगल का मतलब एक, फेज का मतलब जिसमें धारा और या वोल्टेज चेंज हो रही है समय के साथ, ऐसा एक ही तार है, एक ओनली एक तार जिसमें धारा या वोल्टेज समय के साथ चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल फेज। डबल फेज में क्या होगा? 2 तारें होंगी जिनमें धारा और वोल्टेज समय के साथ बदलेंगी। 3 फेज में क्या होगा? 3 तारें होंगी जिनमें समय के साथ धारा या वोल्टेज में चेंज आएगा। तो सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम हम कहां से पैदा करते हैं? तो एक छोटी मशीन होती है जिसे हम अल्टरनेटर बोलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा आगे। अल्टरनेटर क्या काम करता है? अल्टरनेटर सिंगल फेज या 2 फेज या 3 फेज हमें बनाकर देता है। सिंगल फेज का अल्टरनेटर होगा तो उसमें 2 वाइंडिंग करी होगी। सिंगल फेज के अल्टरनेटर में यदि मैं आपको थोड़ी संरचना बताऊं, तो हम डीसी जनरेटर यदि याद करें, उसमें क्या था? इस प्रकार से पोल थे, उनके मध्य में क्या था? कोई चालक था, उनके मध्य में कोई चालक अर्थात यहाँ पे कोई वाइंडिंग की हुई थी। उन वाइंडिंगों के मान लो ये सिरे हम यहां प्राप्त कर लेते हैं 1 और 2। ये पोल है जो कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे। ये बीच में एक वाइंडिंग है जो कि इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगी। कब? जब हम इसको घुमाएंगे तब ये काटेगी। तो माइकल फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि कहीं चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में,
तो जो परिवर्तन करता है उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। कैसे दोस्तों? यहां से N से S की तरफ चुंबकीय फ्लक्स जाएगा, चुंबकीय लाइन इस प्रकार से गुजरेगी। हो सकता है ये परमानेंट मैग्नेट हो सकता है यह विद्युत चुंबक हो, मतलब विद्युत से इसको सप्लाई दी गई है। और हमें इसमें विद्युत से सप्लाई कौन सी देनी होती है? तो कौन सी देंगे? हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, ताकि N पोल N रहे और S पोल S रहे। यदि ऐसी सप्लाई दे देंगे तो यहाँ पे आधे चक्कर में N और आधे चक्कर में S बनेगा, तो चुंबकीय लाइन कभी ऐसे जाएगी तो कभी ऐसे जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सप्लाई कौन सी देंगे हम? डीसी सप्लाई, या फिर परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे। और बीच में है एक चालक जिसको हम घुमाएंगे तो क्या होगा? ये चालक इस चुंबकीय लाइन को काटेगा और अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा कर लेगा। तो यह मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर कहलाती है, जिसे हम हिंदी में प्रत्यावर्तक बोलते हैं। तो यह अल्टरनेटर का मतलब क्या? अल्टरनेट अर्थात बदलने वाला। तो इसमें जो धारा या वोल्टेज पैदा होगी, वोल्टेज जो इसमें पैदा होगी, लोड लगाने पे धारा चलेगी, तो वोल्टेज जो पैदा होती है उसके मान में परिवर्तन आता रहता है टाइम के साथ में। और दिशा भी चेंज होगी। दिशा इसलिए चेंज होगी क्योंकि आपने इसको घुमाएंगे तो एक नंबर जो सिरा वो N पोल के प्रभाव में है, आधे चक्कर के बाद अर्थात 180 डिग्री घूम जाने के बाद ये एक नंबर सिरा S पोल के प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो घूम के इधर चला जाएगा, इसमें बाद में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कौन सी सप्लाई पैदा हो रही है? एसी सप्लाई। इसी प्रकार से 3 फेज का अल्टरनेटर है। अब दोस्तों कुछ बातें हैं सिंगल फेज सिस्टम के अंदर आपको याद करनी है। एक तो याद ये करना है कि सिंगल फेज में जो आपका जो रोटेटिंग पार्ट होगा, हो सकता है वो रोटेटिंग पार्ट अपने इस आर्मेचर को बनाए, हो सकता है रोटेटिंग पार्ट अपने फील्ड पोल को बनाए। माइकल फैराडे द्वारा यह नियम दिया गया था, या तो चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए या फिर इस चालक को घुमाया जाए। तो अल्टरनेटर में सामान्यतः क्या किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, चालक को नहीं घुमाया जाता, क्योंकि चालक को घुमाएंगे तो हो सकता है चालक की वाइंडिंग उखड़ जाए या अपने वोल्टेज ज्यादा नहीं पैदा कर सकते। यदि हम चालक को घुमाएंगे तो चालक को स्थिर रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को घुमाते हैं, यानी इन पोलों को घुमाया जाता है। कैसे घुमाते हैं वो अपने अल्टरनेटर में सीखेंगे। तो सिंगल फेज सिस्टम में आपको एक बात याद करनी है कि कहीं भी सिंगल फेज सिस्टम यदि हमें प्राप्त करना है तो हम जो चालक होता है उस चालक में एक वाइंडिंग से काम नहीं चल सकता। एक वाइंडिंग से कभी भी सिंगल फेज सप्लाई पैदा नहीं होती। तो कम से कम हमें कितनी वाइंडिंग चाहिए? कम से कम हमें चाहिए 2 वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग चाहिए हमें सिंगल फेज सिस्टम के अंदर ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। यानी चालक कितने होने चाहिए? 2 चालक। उन चालकों के बीच में कोण कितना होना चाहिए? कोण का मान कई बार पूछ लिया जाता है, तो कोण का मान होना चाहिए 90 डिग्री। एक चालक और दूसरे चालक के मध्य कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो सिंगल फेज सिस्टम में इतना याद कर लेंगे। सिंगल फेज सिस्टम के अंदर इस प्रकार से ये वेव बनती है, ये हमने सीख चुके हैं एसी थ्योरी के अंदर। यहाँ पर मैक्सिमम मान प्राप्त होता है वोल्टेज या करंट का, और यहाँ 0 प्राप्त होता है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई, ये पाई/2, ये 3 पाई/2। इस प्रकार से ये सिंगल फेज का फेज मतलब समझ रहे हो, ये वोल्टेज की वेव है। मान लिया ये वोल्टेज की वेव है, तो समय के साथ साथ इसका मान बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है, ये जो एक वेव बनी है, इसका मतलब एक वेव है, तो मतलब सिंगल फेज सिस्टम है। यदि हमने इसमें रेजिस्टिव लोड लगा दिया तो करंट की वेव इस प्रकार से बन जाएगी। यदि इंडक्टिव लोड लगा दिया तो करंट की वेव थोड़ी सी क्या होगी? बाद में चलेगी। कैपेसिटिव लोड लगा दिया तो करंट की वेव थोड़ी सी पहले चलेगी। तो इस प्रकार से ये सिंगल फेज सिस्टम है हमारा। इसमें जो पावर ज्ञात करते हैं, पावर का फार्मूला क्या होता है सिंगल फेज के अंदर? पावर इज इक्वल टू V RMS I RMS इंटू cos फाई। ये कौन सी पावर याद करते हैं हम? ट्रू पावर।
ट्रू पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, इसके बारे में एक बहुत बड़ी क्लास लगाई थी हमने। वो पावर का जो चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पावर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो आप वहां से, मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लास के अंदर लिंक दे दूंगा उसका, वो देख लेना आप। ट्रू पावर का फार्मूला Vrms × Irms × cos phi, ये पावर का फार्मूला होता है सिंगल फेज सिस्टम के अंदर। ये सिंगल फेज का पावर का सूत्र है। इसके बाद दोस्तों सिंगल फेज सिस्टम के अंदर कोई ज्यादा और बातें नहीं है। यदि आपको मैक्सिमम पावर बताए, मैक्सिमम वोल्टेज बताए और मैक्सिमम करंट बताए, तो आप पावर का फार्मूला फिर ये लगाओगे, बटा दो यहाँ पे। यदि मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज बताए तो पावर का फार्मूला हम ये लगाएंगे। कैसे बनता है ये फार्मूला? क्योंकि Vrms बराबर होता है Vm बटा √2, Irms होता है Im बटा √2, तो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रू पावर का फार्मूला होता है। तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर हम इतनी बातें याद कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डबल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर यदि आपको मैं एक बात बताऊं जो सबको पता ही है कि हमारे घरों के अंदर सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग होता है, सबको इस बात का पता है। जहां पे एक फेज होता है, न्यूट्रल जो होता है वो केवल एक रास्ता प्रदान करता है, करंट को गुजरने के लिए रास्ता प्रदान करता है। न्यूट्रल कोई फेज नहीं है। न्यूट्रल में धारा का प्रवाह कब होगा? जब हम लोड जोड़ देंगे, बिना लोड के उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो सिंगल फेज के अंदर एक बात तो याद ये रख लेना, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सिंगल फेज की जो सप्लाई वोल्टेज है, सिंगल फेज की वोल्टेज, दोस्तों याद रखें ये सिंगल का मतलब 1 हो गया, फेज को हम फाई से दिखाएंगे। सिंगल फेज की वोल्टेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मानी गई है। भारत में सिंगल फेज की जो विद्युत नियम के अनुसार वोल्टेज मानी गई है, याद कर लेना 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कितने % का वेरिएशन हो सकता है? तो ±3% का। इसके बाद में डबल फेज की बात करें तो डबल फेज और सिंगल फेज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। डबल फेज में भी सेम यही होगा, 2 वाइंडिंग करी जाएगी, बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और डबल फेज है इसलिए वहां पे क्या होगा, 2 फेजों के बीच में 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा। इस प्रकार से ये पहला फेज माना हमने, इससे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री यहाँ प्राप्त होता है तो यहाँ इस प्रकार से ये दूसरा फेज है। ये पहला फेज, ये दूसरे फेज की वोल्टेज E1 माने पहले फेज की वोल्टेज, E2 दूसरे फेज की वोल्टेज। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि हमें 2 फेज उत्पन्न करने के लिए जो 2 वाइंडिंग करेंगे उनके बीच में कोण कितने डिग्री का रखना होगा? π/2 का। अब ये कोण कैसे रखा जाता है? ये वाइंडिंग करने का तरीका होता है कि एक वाइंडिंग किस स्लॉट में करी तो दूसरी वाइंडिंग हम उससे कितनी दूरी के बाद में करेंगे। पहली वाइंडिंग मान लो 1 नंबर स्लॉट में डाली, दूसरी जो वाइंडिंग है हमारी उसको कितने नंबर स्लॉट में डालेंगे, उस बात पे डिपेंड होता है कोण का मान। तो ये डबल फेज सिस्टम के अंदर हमें ज्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। डबल फेज सिस्टम में हम एक बात ये याद कर सकते हैं कि डबल फेज सिस्टम का जो उपयोग है वो विद्युतिक भट्टियों में किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो भट्टियां होती है जहां बहुत हेवी आयरन को या स्टील को गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो वहां पे डबल फेज सिस्टम का उपयोग होता है। अपने इस लेसन के अंदर जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 फेज सिस्टम दोस्तों नाम से स्पष्ट समझ में आ गया होगा आपको। 3 फेज का मतलब क्या बनता है? 3 फेज, यानी 3 ऐसी तारें होंगी जिनमें क्या होगा, प्रत्येक तार में वोल्टेज और करंट समय के साथ बदलेगा। प्रत्येक एक तार के अंदर, दूसरी तार में भी ऐसा होगा, तीसरी तार में भी ऐसा होगा। इस प्रकार से 3 फेज उत्पन्न किए जाएंगे।
सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि 3 फेज उत्पन्न करने के लिए कितनी वाइंडिंग की जाएगी, तो 3 वाइंडिंग। 3 फेज में यदि उत्पन्न करना है, कौन उत्पन्न करेगा 3 फेज को? 3 फेज सिस्टम को उत्पन्न कौन करेगा? तो अल्टरनेटर करेगा। अल्टरनेटर में हम वाइंडिंग करेंगे। पोल है, पोलों पर तो वाइंडिंग करेंगे, वो तो हम सिंगल वाइंडिंग कर देंगे जिसको डीसी सप्लाई दी जाएगी। परंतु जो उसका स्टेटर होगा, जो उसका आर्मेचर होगा, उस पर हम 3 वाइंडिंग करेंगे। 3 फेज उत्पन्न करना है तो 3 वाइंडिंग करेंगे, 4 फेज उत्पन्न करना है तो 4 वाइंडिंग करेंगे। तो 3 वाइंडिंग करेंगे 3 फेज अपने उत्पन्न करने के लिए। कौन उत्पन्न करेगा? अल्टरनेटर। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 3 वाइंडिंग करेंगे हम, ये 3 वाइंडिंग है, मान लो स्टेटर के अंदर की जाएगी ये वाइंडिंग, तो तीनों वाइंडिंग में क्या होगा? प्रत्येक 2 के बीच में, प्रत्येक 2 वाइंडिंग के मध्य कितने डिग्री का एंगल रखा जाएगा? 120 डिग्री का एंगल। इसमें प्रत्येक 2 वाइंडिंग के मध्य, प्रत्येक 2 वाइंडिंग के मध्य कोण 120 डिग्री, या अपने इसको रेडियन में चेंज करें, अर्थात पाई के गुणांक में चेंज करें। तो किसी भी डिग्री को पाई बनाना हो तो उसको पाई बटे 180 से गुणा कर दिया करो। तो 6 के पहाड़े से काटे तो 6 × 18, 6 × 12, 2 पाई/3। तो या तो कोण होगा 120 डिग्री, रेडियन में पूछा जाए तो 2 पाई/3। तो आपको याद करना है कि 3 फेज के अंदर, चाहे वो 3 फेज की मोटर है, चाहे 3 फेज का अल्टरनेटर है, 3 फेज की कोई भी मशीन है, उसमें जो प्रत्येक 2 वाइंडिंग होगी, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी, तीसरी और पहली, इनके मध्य में जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक 2 के बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान विद्युत विभाग की जो भर्ती आती है उसमें ये कई बार आ चुका है, आईटी के एग्जाम में बहुत बार आता है कि 3 फेज सिस्टम के अंदर या 3 फेज मोटर का नाम लेके बता देते हैं कि प्रत्येक 2 वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 120 डिग्री का एंगल होता है। तो इसे हम याद करेंगे। उसके बाद में 3 फेज के अंदर सिस्टम में अगर हम देखें थोड़ा आगे, तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं इसका। देखो दोस्तों, ये हमारा मान लिया पहला फेज है, ये हमारा 1 नंबर फेज है जिसे मैं ए नाम दे देता हूं। ये हमारा पहला फेज है, समझ गए होगे आप। मैंने 3 फेज की बात करी तो प्रत्येक फेज में वोल्टेज और करंट का मान चेंज होता रहेगा प्रत्येक के अंदर। उसके बाद दूसरा जो फेज होगा वो इससे 120 डिग्री आगे होगा। इससे 120 डिग्री आगे होने का मतलब, या पीछे होने का मतलब, सॉरी पीछे होगा 120 डिग्री से, वो इस तरह पीछे होगा। यहाँ 90 डिग्री है, 120 करना है तो हमें थोड़ा सा इससे आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये 120 डिग्री का कोण लेते हुए दूसरा फेज हो गया। ए फेज और बी फेज में कितने डिग्री का एंगल हो गया? 120 डिग्री का एंगल। इसी तरह तीसरा फेज बी और सी, तो बी का 90 डिग्री यहां है, इससे 30 डिग्री आगे। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा फेज हो गया सी फेज। इन दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण? 120 डिग्री का कोण। और सी और ए के बीच में भी कितने डिग्री का कोण होगा? 120 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। ये 3 फेज सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। वो 120 डिग्री जो मान है वो इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि टोटल जो हमारा वर्क का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 3 फेज जनरेट करना है तो 3 से भाग कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम 4 फेज पैदा करना है तो 4 का भाग दे देंगे, 90 डिग्री का कोण रखना पड़ेगा प्रत्येक 2 के बीच में। इस प्रकार जिस प्रकार से फेज बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से कोण का मान घटता जाएगा। तो ये 3 फेज सिस्टम में क्या होगा? प्रत्येक 2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 120 डिग्री का एंगल होगा।
इसको हम इस प्रकार से पीछे भी बढ़ा सकते हैं और इसको भी इस प्रकार से हम पीछे बढ़ाकर एक वेव फॉर्म बना सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों एक आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यदि मैं यहां बताऊं, सिंगल फेज में क्या था, सिंगल फेज में क्या था कि वोल्टेज मान लो यहां ये वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो वोल्टेज कभी जीरो थी, कभी ज्यादा है, कभी बहुत ज्यादा है, कभी कम है, कभी फिर जीरो है, कभी फिर माइनस में गई, कभी फिर वापस अधिकतम पे आई, कभी फिर जीरो पे आ गई। तो वोल्टेज का मान लगातार कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ और घट रहा है। थ्री फेज में भी ऐसा होगा, परंतु देखो यदि अगर अपने कोई तात्क्षणिक की बात करें, किसी एक पल की बात करें, किसी एक क्षण की बात करें, तो वोल्टेज का मान हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज का मान हमें स्मूथ मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मान मिलेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे बात करें, तो यहां देखो वोल्टेज का मान कुछ ज्यादा है, इस प्रकार से यहां पर वोल्टेज का मान कम है, यहां वोल्टेज का मान फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, तो पूरा शून्य नहीं हुआ जाता कभी भी। इस प्रकार से ये थ्री फेज सिस्टम की विशेषता होती है। इसके बाद दोस्तों ये थ्री फेज सिस्टम का एक ग्राफ होता है, जिसे आप अपनी बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर जहां भी इसको बहुत अच्छे ढंग से बना लें, प्रत्येक दो के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए बोला जाता है कि थ्री फेज का जो टॉर्क है वो स्मूथ होता है, क्योंकि प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ मान हमें मिलता है, जबकि यहां कभी मान बढ़ता है, कभी जीरो होता है। तो ये थ्री फेज सिस्टम का ग्राफीय रूप है। अगर मैं आपको इसका थ्री फेज का वेक्टर रूप बताऊं, थ्री फेज का वेक्टर रूप पढ़ें, तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक दो के बीच में 120 डिग्री का कोण बनाना। देखो इन दोनों के बीच में मान लिया 120 डिग्री का, जैसे मैं अगर ये हमारा एक नंबर फेज है, इससे 120 डिग्री आगे करना है, ये दो नंबर फेज हो गया, इससे 120 डिग्री करना है, ये तो 120 से ज्यादा हो गया, यहां 120 हो गया मान लिया, तो प्रत्येक दो के बीच में कितने डिग्री का एंगल का कोण हुआ, 120 डिग्री का कोण हो गया। तो इस बात को आप नोट कर लें कि प्रत्येक दो वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है थ्री फेज के अंदर। और थ्री फेज पैदा करने के लिए तीन वाइंडिंग की जाएगी, जो कि अल्टरनेटर में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों कि सिंगल फेज और थ्री फेज के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, क्यों हम थ्री फेज का अल्टरनेटर बनाते हैं, क्यों हम थ्री फेज के ट्रांसफार्मर यूज में लेते हैं, सिंगल फेज का क्यों नहीं लेते, तो सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या अंतर है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थ्री फेज के लाभ, थ्री फेज सिस्टम के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है थ्री फेज का कि थ्री फेज की पावर, थ्री फेज की पावर, थ्री फेज चाहे वो कोई मशीन है या थ्री फेज कोई सप्लाई आ रही है, उसकी जो पावर है वो सिंगल फेज की जो पावर होती है उससे 3 गुना ज्यादा होती है। थ्री फेज की जो पावर होगी वो सिंगल फेज से 3 गुना ज्यादा, इसी प्रकार से डबल फेज की जो पावर होगी टू फेज की, वो सिंगल फेज से 2 गुनी ज्यादा। तो सबसे पहला लाभ तो थ्री फेज का ये होता है कि थ्री फेज में पावर ज्यादा मिलती है। पावर ज्यादा लेने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण बताऊं कि जैसे मान लो ये कोई कुआं है और ये इसमें पानी है, इस कुएं के अंदर मान लो इसकी जो यहाँ मोटर है, ये हमारी कोई इसमें मोटर रखी हुई है सिंगल फेज की, माना ये सिंगल फेज की मोटर है, और इस पानी को यहां से मान लो उठाना है 20 फुट तक। तो सिंगल फेज की मोटर होगी,
उसको सिंगल फेज सप्लाई दी जाएगी। तो 20 फुट को तक पानी उठाने के लिए सिंगल फेज मोटर को क्या होगा, बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, बहुत ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी और ये लाइन से अधिक करंट खींचेगी, परंतु फिर भी 20 फुट तक पानी पहुंचाने में इसको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन 3 फेज में क्या होगा, सिंगल फेज से 3 गुना ज्यादा पावर होगी। तो 3 गुना पावर ज्यादा होगी तो वो आसानी से इस पानी को उठाकर जहां भी देना है, पहुंचाना है, वहां पहुंचा सकती है। तो 3 फेज मोटर है उसको हम 3 फेज सप्लाई देंगे, सिंगल फेज मोटर है उसको सिंगल फेज सप्लाई देंगे। तो पावर का मतलब मेरा यहां से ये बढ़ता है कि जो कोई काम करवाना है मोटर से या मोटर से काम करवाएंगे तो वो काम सिंगल फेज की अपेक्षा 3 फेज में 3 गुना ज्यादा होगा, 3 गुना उसमें पावर ज्यादा मिलेगी 3 फेज के अंदर। तो वह काम क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है और मोटर ज्यादा करंट भी नहीं लेगी। तो सिंगल फेज की अपेक्षा 3 फेज में पावर कितनी ज्यादा होती है, तो 3 गुनी ज्यादा पावर मिलती है। उसके बाद 3 फेज का यदि हम और लाभ पढ़े तो 3 फेज के अंदर लाभ की बात करें तो एक तो ये होता है, 3 फेज की जो बात होती है अभी बताया मैंने, 3 फेज का जो टॉर्क है वो स्मूथ होता है, स्मूथ होता है अर्थात मोटर चलती रहती है। थोड़ा बहुत लोड बढ़ गया तो मोटर ऐसा नहीं है कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी, थोड़े बहुत लोड वेरिएशन से मोटर पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन सिंगल फेज के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज की जो मोटर होती है, सिंगल फेज का जो टॉर्क है वो पल्सेटिंग प्रकार का होता है। पल्सेटिंग का मतलब बदलने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगल फेज में क्या होगा, प्रत्येक क्षण वोल्टेज का मान बदलेगा, परंतु 3 फेज में क्या होगा, अगर एक फेज का वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का घट भी रहा है। तो वो इस प्रकार से आपस में ये जोड़ घटाव करके टॉर्क को स्मूथ रखते हैं। परंतु सिंगल फेज में तो एक ही फेज है, इसलिए इसमें जो सिंगल फेज में टॉर्क होगा वो पल्सेटिंग प्रकार का होगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट विशेषता, इसको हम आगे जाकर इसको डेरिवेट भी कर लेंगे कि 3 फेज में पावर सिंगल फेज से 3 गुना ज्यादा कैसे बनी, इसका हम सूत्र भी पढ़ लेंगे। तीसरी जो बात है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज के अंदर मान लो ए कोई जगह है, यहां ए कोई जगह है और बी कोई जगह है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं 500 किलोमीटर की दूरी है और हमें फेजों को आगे लेके जाना है, एक फेज को आगे लेके जाना है ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ। तो सिंगल फेज को लेके जाएंगे, मान लो यहां से यहां तक हमें 1000 वाट को भेजना है, 1000 वाट को ए बिंदु से बी बिंदु तक भेजना है, इतनी पावर को ट्रांसमिट करना है सिंगल फेज में, और इतनी ही पावर को ट्रांसमिट करना है 3 फेज के अंदर। तो बीच में जो वायर यूज में आएंगे हमारे तांबे या एल्यूमिनियम के जो बने होंगे, उनमें क्या होगा, सिंगल फेज की अपेक्षा सिंगल फेज में 2 तार चाहिए होंगी इतनी पावर को आगे पहुंचाने के लिए। कितनी तार चाहिए, 2 तार। सिंगल फेज में यदि इतनी पावर को आगे पहुंचाना है तो 2 तारें चाहिए, फेज और न्यूट्रल की। 3 फेज में हमें कितनी तारें चाहिए, 3 तारें चाहिए इतनी पावर को पहुंचाने के लिए। लेकिन आगे मैं चलकर आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा और वो कैलकुलेशन तब समझ में आएगी जब आपको पता होगा कि पावर 3 फेज के अंदर हम कैसे गणना करते हैं, √3 VL IL cos phi ये सूत्र कैसे बनता है। जब आपको ये पता चल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि 3 फेज के अंदर इतनी ही पावर को यदि भेजना हो तो सिंगल फेज की अपेक्षा जो तांबे या एल्यूमिनियम का उपयोग होता है उसमें 3 फेज में जो उपयोग होगा उसका भार कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 फेज में पावर को भेजने के लिए उपयोग में आने वाले तांबे या एल्यूमिनियम के तार के भार में
सिंगल फेज की अपेक्षा 25% कम होगा। थ्री फेज में पावर को भेजने के लिए, यानी समान मान की पावर है, 1000 वाट सिंगल फेज भेज रहा था, 1000 वाट एक जगह थ्री फेज भेज रहा है। तो यदि आपने सिंगल फेज को 1000 वाट भेजने के लिए यदि आपने 500 केजी 500 किलो यदि तांबा लगाया है, आपने सिंगल फेज के अंदर, सिंगल फेज में 500 किलो का तांबा लगा है ए बिंदु से बी बिंदु तक पावर को भेजने के लिए, तो थ्री फेज में आपको इससे 25% कम, तो 500 का 25% हो गया। अभी अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, 125 इसमें से माइनस कर दो, तो इससे यदि 125 माइनस कर देंगे तो 375 केजी 375 केजी अपना जो तांबा होगा या एल्यूमिनियम का तार होगा वो 375 केजी लगेगा, जबकि यहां कितना लगेगा 500 केजी। सिंगल फेज पे पावर को भेजने के लिए सीखेंगे, इसको डेरिवेट करके देखेंगे कि ये 500 केजी जो वेट है उसमें थ्री फेज में इतना कम कैसे हो गया, वो सीखेंगे आगे चलकर। हम जब पावर का फार्मूला पढ़ना सीख लेंगे, बनाना सीख लेंगे कि पावर का फार्मूला √3 VL/IL cos φ होता है, उस सूत्र से आगे डेरिवेट करेंगे कि सिंगल फेज में इतना ज्यादा तांबा क्यों लगता है और थ्री फेज में इतना कम तांबा क्यों लगता है। 25% तांबा कम लगेगा, यानी कितना लगा 75% तांबा लगा, मतलब 25% कम हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ ये होता है, और जूनियर इंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम हुआ था शायद 2018 के अंदर या 2019 में, कंफर्म याद नहीं है, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि थ्री फेज की अपेक्षा सिंगल फेज के अंदर कॉपर भार में कितनी कमी आती है समान मान की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो 25% तांबा एल्यूमिनियम कम लगेगा। इसको हम आगे चलकर कैलकुलेट भी कर लेंगे। उसके बाद थ्री फेज का लाभ और बढ़े, तो थ्री फेज के अंदर थ्री फेज का कोई अल्टरनेटर है या थ्री फेज का कोई ट्रांसफॉर्मर है, अगर अल्टरनेटर की बात करें तो हम उससे ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, सिंगल फेज की अपेक्षा ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि तीन वाइंडिंग है, फ्लक्स को तीन वाइंडिंग काट रही है, सिंगल फेज में दो वाइंडिंग काट रही है, तो फ्लक्स ज्यादा कटेगा तो वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होगी, तो थ्री फेज में वोल्टेज ज्यादा पैदा होती है। एक लाभ ये होता है कि थ्री फेज में लाइट एंड फैन और पावर दोनों के लिए सप्लाई आसानी से मिल सकती है, जबकि सिंगल फेज में क्या करना पड़ेगा कि लाइट एंड फैन यानी लाइट और पंखे के लिए सप्लाई आपको चाहिए, सिंगल फेज में आप सप्लाई दे सकते हो। पावर के लिए कोई पावर का लोड है, पावर का यदि कोई लोड है तो वहां पे यदि आपको सप्लाई सिंगल फेज की देनी है तो अलग से एक सिंगल फेज अर्थात एक फेज एक न्यूट्रल आपको अलग से लेके आना पड़ेगा। थ्री फेज में क्या होगा, तीन तारें होंगी, एक न्यूट्रल की तार होगी, मान लो चार तारें होंगी, तो एक फेज एक न्यूट्रल तो आ गया लाइट एंड फैन के लिए, एक फेज एक न्यूट्रल आ गया पावर के लिए, न्यूट्रल से अपने वहीं से पॉइंट निकाल लेंगे, तो आपको अलग से सप्लाई लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल फेज में क्या होगा कि आपको लाइट एंड फैन के लिए अलग से सप्लाई चाहिए, तो पावर के लिए भी अलग से सप्लाई चाहिए, दोनों को एक साथ नहीं चला सकते, अन्यथा क्या होगा कि जो तार आप लेके आए हो सिंगल फेज की वो तार गर्म होकर जल सकती है, क्योंकि करंट का मान पावर के अंदर ज्यादा होगा। थ्री फेज में क्या होगा, एक फेज से लाइट एंड फैन का हम लोड कंट्रोल कर लेंगे, दूसरे फेज से हम पावर का लोड कंट्रोल कर लेंगे, तो अलग से सप्लाई की आवश्यकता नहीं है कि थ्री फेज और भी चाहिए हमें। सिंगल फेज में एक फेज चाहिए, उसके बाद में दोबारा से अपने को बिंदु निकालना पड़ता है सिंगल फेज का, तो ये इसमें थ्री फेज का बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये तीन चार जो लाभ हैं इनको आप नोट कर लें कि सिंगल फेज में इतने बेनिफिट होते हैं, सिंगल फेज की अपेक्षा थ्री फेज में बेनिफिट होते हैं सिंगल फेज की अपेक्षा, इसे याद कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्री फेज के अंदर कुछ एक परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं हमें क्या बतलाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्री फेज की परिभाषाएं। थ्री फेज की परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा पढ़ते हैं हम लाइन वोल्टेज, जिसे हम शॉर्ट रूप में EL या VL बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज की बात करें, देखो दोस्तों मैं आपको यदि यहां बताऊं, जैसे हमारे ये थ्री फेज है, एक नंबर A फेज, B फेज, C फेज। आगे हम सीखेंगे कि इनका नामकरण ABC भी होता है और इनका नामकरण RYB भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइन वोल्टेज किसे बोलते हैं कि किन्हीं दो फेज के बीच में, चाहे वो ये फेज है दोनों, चाहे वो ये दोनों B और C है, चाहे A और C है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज नापी जाती है, फेज टू फेज वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं फेज टू फेज वोल्टेज। किन्हीं दो फेज के बीच में नापी गई वोल्टेज कौन सी वोल्टेज होती है? लाइन वोल्टेज, प्रत्येक दो फेज के बीच की वोल्टेज। और सामान्यतः क्या होता है कि प्रत्येक दो फेज की वोल्टेज होती है वो बराबर होती है, अर्थात A और B की वोल्टेज, B और C की वोल्टेज, C और A की वोल्टेज ये बराबर ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। यदि लोड हमने संतुलित लोड लगा रखा है तो वोल्टेज बराबर होती है। एक होती है फेज वोल्टेज, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, इसे EP या BP से दिखाते हैं। फेज वोल्टेज किसे बोलते हैं? ये हमारे थ्री फेज आ गए और एक न्यूट्रल आ गया, A B C तीन फेज और एक न्यूट्रल। तो कोई भी एक फेज ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया, चाहे कौन सा भी फेज है और एक न्यूट्रल है, इनके बीच की जो वोल्टेज बताएगा वोल्टमीटर, वह बताएगा फेज वोल्टेज। मैं कंफ्यूज आपको इसलिए बता रहा था कि कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि फेज वोल्टेज आप नाम समझकर कहीं फेजों के बीच की वोल्टेज नहीं कर दें। फेज वोल्टेज आप समझ लो कि फेज के बीच की वोल्टेज, दो फेज के बीच की वोल्टेज, गलत हो जाएगा। वो होता है लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज किसे बोलते हैं? कोई भी एक फेज हो और एक चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल पक्का होना चाहिए, कोई भी एक फेज और एक न्यूट्रल के जो बीच की वोल्टेज है वो है फेज वोल्टेज, जिसे हम EP या V के पेयर में P, इससे हम दिखाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक परिभाषा होती है लाइन धारा। लाइन धारा, लाइन करंट, जिसे हम IL से दिखाते हैं। लाइन करंट, तो लाइन करंट का मतलब हुआ ये हमारा जो फेज है, तीन फेज है, इनमें से कोई भी एक फेज में चलने वाली करंट, अर्थात लाइन में चलने वाली करंट, ये हमारी लाइन है, A फेज की लाइन, B फेज की और C फेज की, इस प्रत्येक लाइन में चलने वाली धारा, वो धारा हो सकता है बराबर हो, वो हो सकता है धारा तीनों फेजों में अलग अलग हो, वो डिपेंड करेगा कि A पे कितना लोड लगा है, B पे कितना लगा है, C पे कितना लगा है, उसके हिसाब से धारा अलग अलग भी हो सकती है। तो प्रत्येक फेज के अंदर चलने वाली धारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, या इसे हम बोल सकते हैं लाइन या फेज में चलने वाली धारा, लाइन धारा कहलाती है। एक वर्ड आएगा फेज धारा, फेज धारा जिसे हम IP से बतलाते हैं। फेज धारा क्या होता है कि थ्री फेज की सप्लाई, मान लो कोई आगे मोटर में जा रही है, ये थ्री फेज की सप्लाई आगे कोई मोटर में जा रही है, तो मोटर में भी क्या होगा, तीन वाइंडिंग करी होगी, तो प्रत्येक वाइंडिंग में चलने वाली करंट, फेज वाइंडिंग क्या है, फेज धारा क्या है, प्रत्येक फेज वाइंडिंग के अंदर चलने वाली करंट, लाइन करंट तो इस लाइन में चलने वाली करंट,
और फेज करंट कौन सी, इस मोटर के अंदर जो आपने 3 वाइंडिंग करी है उसमें किसी भी एक वाइंडिंग में चलने वाली करंट। तो प्रत्येक वाइंडिंग में चलने वाली धारा, वाइंडिंग में जो धारा चलेगी, मोटर की वाइंडिंग में जो धारा चलेगी वो होगी फेज धारा। तो 4 परिभाषाएं हैं, इनको आप नोट कर लें। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट। इसके बाद में एक 5वीं परिभाषा है संतुलित लोड, जिसे हम बैलेंस्ड लोड भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर। संतुलित लोड का क्या मतलब बनता है 3 फेज के अंदर, कि ये हमारे 3 फेज हैं, ए फेज, बी और सी। यहां मैंने मान लो 5 बल्ब लगा दिए, इस प्रकार से 5 या 3 बल्ब लगा दिए, इस पर भी मैंने 3 बल्ब लगा दिए और इस पर भी हमने 3 बल्ब लगा दिए। इनकी कैपेसिटी और इनकी कैपेसिटी बराबर है। तो प्रत्येक फेज पे आपने क्या काम किया, बराबर मान के लोड लगाए सब फेजों पर। तो यदि सभी फेज पर बराबर मान के लोड लगे हैं, बराबर मान का भार लगा है प्रत्येक फेज पर, तो उसे हम बोलेंगे संतुलित लोड। यदि प्रत्येक फेज पर बराबर मान के लोड लगे हैं तो उसे हम बोलेंगे संतुलित लोड। वो हो सकता है तीनों बल्ब हो, कुछ और भी लोड हो सकता है, कोई वाइंडिंग का लोड हो सकता है, कोई कैपेसिटर का लोड हो सकता है। यदि तीनों लोडों की प्रकृति एक जैसे है और इनका जो भार है वो बराबर कैपेसिटी का भार है, तो वो जो लोड लगा है उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड लोड। इसकी आगे बहुत अच्छी एक बात आएगी जब हम 3 फेज के अंदर पढ़ेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो स्टार क्रम में बैलेंस्ड लोड का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे एक शब्द आता है कि बैलेंस लोड होगा तो उसमें न्यूट्रल में करंट 0 चलेगी। वो हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में आगे जाके सीखेंगे। तो संतुलित लोड आप समझ गए होंगे, प्रत्येक लोड पर बराबर मान के भार लगे हैं तो संतुलित है। यदि इसमें 2 बल्ब लगे हैं, इन दोनों में 3-3 लगे हैं, तो ये लोड कौन सा हो गया, असंतुलित लोड हो गया। संतुलित और असंतुलित लोड हो गया। तो 5 परिभाषाएं हैं, इन 5 परिभाषाओं को आपको याद करना है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि 3 फेज के अंदर 2 कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन है, डेल्टा भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोनों एक साथ अपने एक क्लास में पढ़ लेंगे और दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना याद कर लें, उसके बाद कल हम समझेंगे। तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज याद होगी आपको परिभाषा, तो कल आपको आसानी से स्टार और डेल्टा क्रम समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।